आती। हम लोग जिस जगह बैठे हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, यहाँ पर आप यकीन करें कि इंडियंस हर बड़ी कंपनी में है, एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में भी हैं वो। और अगर गोरों के बाद यानी कि अमरीकी जो सफेद फार्म है उनके बाद अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो इंडियंस की पॉपुलेशन है, जो कि आपको नजर भी आता है कि गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां पर इंडियन सीईओ तक हैं। और ये तो दो बड़ी बड़ी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके अलावा जो मिड टीयर की टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसमें भी ज्यादातर इंडियन अब क्योंकि उनके बिजनेस लीडर्स भी तो वहां है ना जी। लेकिन जी खास तौर पे सर्विसेज सेक्टर में उनकी हायर एजुकेशन जो है वो मगरब से लिंक होने के बाद उनकी मईशत को बहुत फायदा उठाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 बिलियन डॉलर की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स है, जो इंडिया से बैठकर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। जो इंडियंस बाहर जाके कमा रहे हैं वो तो एक अलग कहानी। आती। हम लोग जिस जगह बैठे हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, यहाँ पर आप यकीन करें कि इंडियंस हर बड़ी कंपनी में है, एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में भी हैं वो। और अगर गोरों के बाद यानी कि अमरीकी जो सफेद फार्म है उनके बाद अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो इंडियंस की पॉपुलेशन है, जो कि आपको नजर भी आता है कि गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां पर इंडियन सीईओ तक हैं। और ये तो दो बड़ी बड़ी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके अलावा जो मिड टीयर की टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसमें भी ज्यादातर इंडियन अब भारत के दिनों दिन बढ़ते आर्थिक ताकत और दुनिया के रंगमंच पर भारत के असर व रसूख को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया अब यह स्वीकार कर रहा है कि भारतीय अपने शिक्षा के बल पर एक दूसरे को मदद करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और स्थिति आज यह हो गई है कि अब तो अमेरिका में भी भारतीयों ने ऐसा डंका बजाया है कि अमेरिका के लोग भी भारतीयों के प्रगति से अब खौफ खाने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में पाक मीडिया की चर्चा सुनते हैं। आती। हम लोग जिस जगह बैठे हैं सिलिकॉन वैली के अंदर, यहाँ पर आप यकीन करें कि इंडियंस हर बड़ी कंपनी में है, एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, मिडिल मैनेजमेंट में भी हैं वो। और अगर गोरों के बाद यानी कि अमरीकी जो सफेद फार्म है उनके बाद अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो इंडियंस की पॉपुलेशन है, जो कि आपको नजर भी आता है कि गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां पर इंडियन सीईओ तक हैं। और ये तो दो बड़ी बड़ी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके अलावा जो मिड टीयर की टेक्नोलॉजी कंपनीज है उसमें भी ज्यादातर इंडियन अब सीईओ आ गए हैं। तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुई, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सके, मतलब हमने वो बोट मिस की। और अब ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई हम डायरेक्शन लेस हैं। हम पता ही नहीं है कि हमने आगे चल के क्या एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री बनना है, या हमने देखिए ना हर हर कंट्री की, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही जगह पे फोकस करें, लेकिन एक नजर आता है कि जी हमने ये 5-6 चीजें, कमोडिटीज या पांच छह फील्ड्स पकड़नी है जिसके अंदर हमें तरक्की करनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो। हम हर चीज में पीछे रह गए और हमारा कोई लगता है कि कोई फोकस भी नहीं है अब कहीं पर, या कोई प्लान ही। नेहरू के दौर से ही वो ये किया कि उन्होंने हायर एजुकेशन पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। इसका दहाइयों तक इंडिया का मजाक भी उड़ाया जाता था कि इस तरह की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, कि मास एजुकेशन आप कर नहीं रहे, स्कूल आपके अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, लिटरेसी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने अलीट यूनिवर्सिटीज बना ली। लेकिन उन्होंने ऐसी अलीट यूनिवर्सिटीज बना ली, बहुत शुरू में ही उन्होंने आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बना लिए, जहां से निकलने वाले ग्रेजुएट्स आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो नजर आते हैं। ये मॉडल तो ब्राह्मणिस्टिक मॉडल है। आपको अपने इर्द गिर्द जो नजर आएंगे उसमें 80% भी अपर कास्ट जो है वो इंडिया के नजर आएंगे इन तमाम जॉब्स में, इस हायर एजुकेशन से निकल के। लेकिन जो कम से कम हायर एजुकेशन पर ही तवज्जो देने से जो उनकी मईशत में एक रेवोल्यूशन आया। देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन आई तो उस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सारी दुनिया के लिए मिली। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए आप चाइना और इंडिया को। इंडिया की आप तारीफ भी इंडिया पर आज और पाकिस्तान से कंपैरिजन कर लें तो फिर आप ये कहिए कि इंडिया में हायर एजुकेशन थी, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो सर्विसेज की मार्केट में इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आई, मैन्युफैक्चरिंग में भी, क्योंकि उनके बिजनेस लीडर्स भी तो वहां है ना जी। लेकिन खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर में उनकी हायर एजुकेशन जो है वो मगरब से लिंक होने के बाद उनकी मईशत को बहुत फायदा उठाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 बिलियन डॉलर की इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स है, जो इंडिया से बैठकर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। जो इंडियंस बाहर जाके कमा रहे हैं वो तो एक अलग कहानी। आप देखिए कि जो प्रोफेसर्स वहां पर
इंडियन प्रोफेसर्स हैं वो अपने लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी कि जब मैं था मास्टर्स में तो मेरे प्रोफेसर थे, वो भी इंडियन थे, लेकिन वो एक बहुत लाइक एक्सेप्शनल केस थे। लेकिन यही होता था ना कि जो दूसरे प्रोफेसर्स थे जो इंडिया से थे, वो इंडिया जाकर स्टूडेंट्स को लाते थे, उनके लिए पेपर्स लिखते थे और उनका नाम लगाकर इस तरह की चीजें करते थे। तो ये तो बड़ी हेल्प होती है, नहीं कि डेट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे चीजें बढ़ रही हैं। और पाकिस्तानी तो हार्डली यहाँ के ऊपर हैं, प्रोफेसर्स वगैरह बहुत कम लोगों को देखेंगे। कि मैं जब पढ़ाता था ASU में थोड़े दिन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, एवरीबडी थॉट आई वाज इंडियन, के इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट थॉट। तो आप कैसे देखते हैं कि ये फैक्टर जो है, क्या ये नहीं है जिसकी वजह से उनकी चीजें इतनी तेजी से ग्रो हुई? इसमें सब ये तो डेवलपमेंट में एक अहम सेक्टर, एक अहम फैक्टर के तौर पर तस्लीम किया गया है, चाहे वो कम्युनिटीज के लेवल पर हो। और यहाँ तो जाहिर है कम्युनिटीज है ना, एक्सपर्ट्स तो दे आर ए कम्युनिटी, लेकिन मुल्क के अंदर भी जो कम्युनिटीज होती हैं, देखा गया है कि जो कम्युनिटीज एक दूसरे की सपोर्ट करती हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती हैं। तो ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तानियों में बाहर जो एक्सपर्ट हैं उनका सोशल कैपिटल लो है, और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो मजहबी हो या सियासी हो, वो और कोशिश कर रही है कि जितना थोड़ा बहुत सोशल कैपिटल है उनसे वो भी छीन लिया जाए, अपने फायदे के लिए, उनसे डॉलर लेने के लिए, वहां के चक्कर लगाने के लिए, उनकी मुफ्त मेहमानी जो है इंजॉय करने के लिए। मौलवी भी वहां जाकर लड़ाते हैं आपस में, पाकिस्तानियों को एक दूसरे से फिरका परस्ती भी फैलाते हैं, और सियासतदान भी वहां जाके एक दूसरे से लड़ाते हैं। जबकि सियासतदानों को ये कहना चाहिए कि बॉयज, हम अपनी सियासत खुद संभाल लेंगे, आप अमेरिका में बैठे हो तो अमेरिकी पार्टियों को ज्वाइन करो, यहाँ पर अपना वेट बढ़ाओ, यहाँ इंटीग्रेट करो। तो सोशल कैपिटल मजीद कम हो रहा है। एक फैक्टर और भी है, देखिए इंडियंस, जैसे आपने बताया कि इंडियंस जो हैं वो ज्यादा मिडिल क्लास हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनमें आप सोशल कैपिटल होना ज्यादा एक 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 उम्मीद आप रख सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एट ईज हैं और इस पोजीशन में एक दूसरे को हेल्प करें। जहां पे खुद ही वर्किंग क्लास होंगे ज्यादा लोग, और खुद ही बेचारे वो अदम तहफ्फुज का शिकार होंगे और अपना ही उनका गुजारा मुश्किल से होगा, तो वो मुश्किल होगा, जाहिर है कि वो किसी और को क्या सपोर्ट करेंगे, सिवाय इसके कि जैसे इंग्लैंड में होता है, हमारे भाई करते हैं कि वो जो है वो कजन की बेटी लेकर आ गया, और जो है वो मामू का बेटा जो है उसको ब्याह करके लेकर आ गए। सिर्फ अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इफेक्टिवली एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर सकते। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने अपने रास्ते पर चल निकले। भारत ने लोकतंत्र का रास्ता अपनाया और इसी क्रम में भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान स्वीकार करके अपने देश को एक गणतंत्र घोषित कर दिया और आगे 1952 में पहला आम चुनाव हो गया। इसके साथ साथ भारत ने विकास की गाड़ी को भी अपने पटरी पर लाने के लिए पहली पंचवर्षीय का शुभारंभ किया। भारत शिक्षा पर ध्यान देने लगा, बांधे बंधवाने लगा और फिर भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर स्थापित करने के लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि शिक्षा ही किसी समाज के उन्नति में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी उस समय दुनिया में दो बड़े देश थे, यानी दो बड़े सुपर पावर थे, एक अमेरिका और दूसरा USSR। भारत ने गुटनिरपेक्ष रहना, यानी किसी के पाले में न जाकर अपना खुद के रास्ते को तैयार करना, यह ज़्यादा उचित समझा। इससे भारत को फायदे भी हुए, लेकिन इसका कुछ दुष्परिणाम भी हुआ। भारत पर 1962 में चीन ने आक्रमण करके भारत को पहला झटका दिया। चूँकि भारत अपने धन को विकास के काम में, शिक्षा के काम में लगा रहा था, तो भारत अपने सामरिक दृष्टि से अपने को उन्नत करने के लिए उतना धन खर्चा नहीं कर पा रहा था। भारत का उस समय जो GDP था या जो आर्थिक शक्ति थी भी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इस झटके को भारत ने बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी झटका दिया, 65 में, 99 में, 71 में। खैर, पाकिस्तान को तो भारत ने सबक सिखा दिया, लेकिन जो चीन ने चोट दिया था वह आज भी मौजूद है। लेकिन
अब भारत ने अपने विकास की गाड़ी को 1991 के बाद में और हवा दी और आज स्थिति यह है कि भारत आज दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन गया है और साथ ही भारत एक बड़ी सामरिक शक्ति है जिसकी चर्चा अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया में सुना भी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग करके अमेरिका का पिछलग्गू बन जाना उचित समझा और अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने लगा, बहुत प्रकार से मिलिट्री सहायता करने लगा। और फिर आया 1979 का युग, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना भाड़े का टट्टू बनाया और जिहादियों को पाकिस्तान में मदरसों में पैदा कराया और फिर अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान को मुहरा बनाकर यूज करने लगा। और इन सारे के एवज में पाकिस्तान को अमेरिका भरपूर आर्थिक मदद दे रहा था। चूंकि मुफ्त में आर्थिक मदद अमेरिका से मिल रहा था, अमेरिका एक सुपर पावर और सबसे धनी देश आज भी बना हुआ है, तो पाकिस्तानियों ने समझा कि अब शिक्षा की और काम की जरूरत नहीं है, मुफ्त में माल आ रहा है, उड़ाते चले। और देश में जो कल कारखाने धंधों का विकास होना था वह ठप पड़ गया। लेकिन जब अमेरिका ने पैसा देना बंद किया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का जो रिश्ता खत्म हुआ और अमेरिका वहाँ से निकला, तब पाकिस्तान के लोगों की आँख खुली। उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी देरी का परिणाम आज यह है कि पाकिस्तान जो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा है, अब उठने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अमेरिका के आर्थिक बैसाखी पर वह चल रहा था और वह बैसाखी ही एक झटके से अमेरिका ने निकाल लिया। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज अब जो जिहादी उसने अफगानिस्तान में भेजे थे वही जिहादी अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं। तो दोनों देशों ने दो अलग अलग रास्ते चुने। पाकिस्तान के लिए यह जिहादी रास्ता अच्छा था जिसका परिणाम वह भुगत रहा है और भारत ने शिक्षा का रास्ता, विकास का रास्ता अपनाया, तो आज भारत दुनिया की तीसरी विश्व शक्ति बनने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।